मजनू या हार्ट सीरीज में हम जानते हैं कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या पीटीसीए किसे कहते हैं। ये एक प्रोसीडियर है जिसमें हम हाथ के थ्रू या पाँव के थ्रू नस से आपके एक स्टेंट या बैलून से बंद हुई नाड़ी को खोल देते हैं। इंडिकेशंस फॉर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जब जब भी आपकी नाड़ी 70 to 75% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो, तब वह इंडिकेशन बनता है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के लिए। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में कितना समय लगता है, इसमें आपको हॉस्पिटल में कितने दिन भर्ती होने की ज़रूरत है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में एवरेज में 1 से 1.5 घंटे की समय लगता है, लेकिन आपको उसके लिए हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन, अगर ये इलेक्टिव प्रोसीडियर हो। अगर पेशेंट अनस्टेबल हो, जैसे उसे एक्यूट हार्ट अटैक आया हो या हार्ट फेलियर स्टेट में हो, तब ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं हॉस्पिटल में। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी क्या एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उसका डिसीजन लेने के लिए आपको कितना समय लेना चाहिए। अगर वो पेशेंट एक एक्यूट हार्ट अटैक जिसे स्टेमी कहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन स्टेट में आता है, उसमें जल्द से जल्द आर्टरी को खोलने की ज़रूरत है। प्रेफरेबली 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के अंदर ही खोल देने से आपके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वह पेशेंट एक स्टेबल कंडीशन में आता है, जिसे रूटीन इन्वेस्टिगेशन के तौर में एंजियोग्राफी होती है और उसमें कोई ब्लॉकेज पाया जाता है, तो आप 2 से 3 दिन तक वेट कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी के लिए और डिसीजन अपना बता सकते हैं डॉक्टर को। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के पहले क्या प्रिपरेशंस की ज़रूरत है? इसके पहले आप ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, जैसे हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, वायरल मार्कर्स, ईसीजी और एको इवैल्यूएशन एक्सेट्रा। उसके साथ-साथ आप एंजियोप्लास्टी के पहले 4 से 5 घंटे आपको डॉक्टर कहेंगे कि आप कुछ नहीं खाइए या पानी मत पीजिए। एंजियोप्लास्टी के पहले एंजियोग्राम या तो उसके जस्ट पहले करा सकते हैं, या तो आप बाहर से एंजियोग्राम की सीडी लाए हो तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जिससे वो आपका एंजियोप्लास्टी प्लान कर सके। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के समय क्या दर्द होता है? इसमें एक सुई के भांति जैसे आपको इंजेक्शन इनिशियली लगता है, जिससे आपका वो एरिया सुन्न हो जाए। उसके बाद जैसे आपको इंजेक्शन या आईवी कैनुलेशन लगता है, उतना ही दर्द होता है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इटसेल्फ नॉन पेनफुल है। कभी-कभी आर्टरी के एकदम खुल जाने के कारण एक इस्चेमिक पेन महसूस हो सकता है। ये हम देखते हैं कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या पीसीआई कैसे करते हैं। ये आपका दिल है जो धड़क रहा है, इसमें 3 कोरोनरी आर्टरीज़ है जो जिसमें कोई भी ब्लॉकेज है, उसे हम या तो रेडियल आर्टरी हाथ के थ्रू या पाँव में फीमोरल आर्टरी के थ्रू खोलते हैं। ये देखिए रेडियल आर्टरी को कैसे हमने कैनुलेट किया, और ये फीमोरल आर्टरी के थ्रू वायर जाके हार्ट में कैनुलेट होके कोरोनरी आर्टरीज तक पहुंचता है। उसके ऊपर हम कैथेटर भी चला सकते हैं। इसी कैथेटर के थ्रू हम वायर, बैलून और स्टेंट पास करते हैं। ये आप देखिए कोरोनरी वेसल जिसमें बीच में ब्लॉकेज दिख रहा है, ये इनसाइड व्यू देख सकते हैं आप, जिसमें एक प्लाग उसे बंद कर दिया है और कैसे ब्लड आना रुक गया है। इसे हम खोलते हैं स्टेंट और बैलून इंट्रोड्यूस करके। बैलून और वायर को हम रिमूव कर देते हैं, स्टेंट उधर ही रह जाता है। अब देखिए कैसे आर्टरी फुल खुल गई है और उसके थ्रू कैसे ब्लड इजीली फ्लो कर रहा है। ये इनसाइड व्यू आप वापस से देख सकते हैं, कैसे स्टेंट स्टड्स के थ्रू कितनी अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा है। ये एक स्टेंट है जिसे हम फुला रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे वो स्टील का बना हुआ है, साथ ही में इसमें कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय भी यूज़ होता है। अगर आपके कोरोनरी एंजियोग्राफी में कई सारे आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो आपको बाईपास के लिए जाना चाहिए या फिर पीसीआई या स्टेंटिंग के लिए जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कई सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं, पर इसका कोई सीधा आंसर नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी कोरोनरी एंजियोग्राफ का रिपोर्ट कैसा है। ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट और आपके कार्डियक सर्जन दोनों बैठ के उसे एंजियोग्राम को देख के एज अ टीम डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है। सपोजिंग आपके लेफ्ट में या ट्रिपल वेसल डिजीज है, तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज है, एलएडी में लंबा लीजन है और वो कैल्सिफाइड है, डिफ्यूज लीजन है, या आप डायबिटिक हो, इस केस में जनरली बाईपास प्रेफर्ड है। ये डिपेंड करता है, अगर कार्डियोलॉजिस्ट काफ़ी कॉन्फिडेंट है और वो बोले कि नहीं ये स्टेंट हो सकता है, तो आप एक स्टेज पीसीआई के लिए भी जा सकते हैं। जैसे एक बार में एक ही आर्टरी में 1 या 2 स्टेंट लगा के फिर नेक्स्ट सिटिंग में 10 या 15 दिन बाद दूसरी आर्टरी में स्टेंटिंग करना, जिसे स्टेज पीसीआई कहते हैं। सो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका एंजियोग्राम कैसा है। और कई बार ये भी होता है कि कई बार कार्डियोलॉजिस्ट ट्राई करते हैं उस लीजन को खोलने के लिए, स्टेंटिंग के लिए, अगर वो फेल हो जाता है तब वो बाईपास के लिए रेफर कर देते हैं। कोई पेशेंट्स एक एक्यूट सेटिंग में स्टेमी लेके आता है और ट्रिपल वेसल डिजीज निकलता है, तो जनरली कार्डियोलॉजिस्ट जो 100% अक्लूडेड वेसल है उसे खोल देते हैं स्टेंटिंग करके। बाकी जो 90% लीजन्स हैं वो नेक्स्ट सिटिंग में करते हैं, क्योंकि एक बाईपास सर्जरी के लिए जनरली प्री एनेस्थेटिक चेकअप लगता है, जिसमें आपके बाकी ऑर्गन्स को भी चेकअप करते हैं, और ऑपरेशन के बाद 2 से 3 हफ्ते रिकवरी टाइम लगता है, जबकि
एक स्टेंटिंग के बाद 2 से 3 दिन में आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। इनके इनटू लॉन्ग टर्म अगर कॉम्प्लिकेशंस और प्रोग्नोसिस देखा जाए, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बाईपास के बहुत अच्छे हैं और कंपैरेबल टू पीसीआई हैं। तो आप ये जो डिसीजन है, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट और आपके कार्डियक सर्जन दोनों से बात करके डिसीजन लीजिए। रिस्क एसोसिएटेड विद कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग, जैसे कि कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर है, स्टेंटिंग में भी माइनर कॉम्प्लिकेशंस जैसे लोकल साइट हीमाटोमा से लेकर मेजर कॉम्प्लिकेशंस इवन डेथ भी हो सकता है। लेकिन मेजर कॉम्प्लिकेशंस रेट बहुत कम है आजकल विद यूज ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। मोर्टेलिटी इज ओनली 1%, लेस देन 1% इन स्टेबल सेटिंग, जब पेशेंट स्टेबल हो। अगर वह पेशेंट हार्ट फेलियर स्टेट में आए या अक्यूट हार्ट अटैक स्टेट में आए, तब वह बढ़ के 10% तक हो सकता है। आपके कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है लोकल साइट हिमाटोमा या ब्लड कलेक्शन, लोकल साइट इंजरी टू आर्टरी, फिर अरिथमियाज होना जैसे वीटी एट्रियल फिब्रिलेशन, डाई जो यूज़ करता है उसके कारण किडनी इंजरी या फिर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन जो कि काफ़ी रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इंजरी टू वेसल्स इन द कोरोनरी आर्टरी, एंजियोप्लास्टी के समय कोरोनरी आर्टरीज का डिसेक्शन या परफोरेशन भी हो सकता है, दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशंस। दीज कॉम्प्लिकेशंस दो कैन हैपन बट आर रेयर, ये अनकॉमन है। प्रिकॉशंस आफ्टर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग, कुछ इमीडिएट प्रिकॉशंस है जो आपको मानने चाहिए और कुछ लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस है जो बहुत ज़रूरी है। इमीडिएट प्रिकॉशंस आपके स्टेंटिंग के बाद जनरली या हाथ या पाँव जहाँ से आपका स्टेंटिंग हुआ है उससे 4 से 6 घंटे एकदम नहीं हिलाना है, क्योंकि उसमें कैथेटर होता है जो हिलाने से आपके आर्टरी को डैमेज कर सकता है। एंजियोप्लास्टी के 2 से 3 घंटे बाद आप नॉर्मल अपना खाना पीना कर सकते हैं और उसके 1 या 2 दिन बाद जनरली अस्टेबल होने से आपको डिस्चार्ज कर देंगे। एंजियोप्लास्टी के डिस्चार्ज होने के बाद आप 24 घंटे तक जनरली कोई हैवी वजन नहीं उठाइए, ज़ोर से मत खांसिए या अपने आप को स्ट्रेन मत करिए, नहीं तो यहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर स्टेबल हो तो 2 से 3 दिन बाद पेशेंट को ट्रैवलिंग अलाउड है, आपको डॉक्टर अलाउ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। हर एक पेशेंट जिसे एंजियोप्लास्टी हुआ है, उसे खून पतले करने की दवाई खानी पड़ती है। जनरली 2 दवाई जिसे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कहते हैं, उसे कम से कम 1 साल तक आपको खानी पड़ती है स्टेंट लगाने के बाद। ये क्या करता है, आपके खून को पतला करता है और आपका जो स्टेंट है उसे बंद ना हो उसमें मदद करता है। सपोजिंग आप 3-4 दिन तक ये एंटी प्लेटलेट ड्रग नहीं खाते, तब ये चांसेस हो सकता है कि आपका स्टेंट बंद हो जाए और आपको वापस से हार्ट अटैक आ जाए। इसीलिए अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट के राय के बिना कभी भी ये दवाइयों को ना बंद करिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड है, अगर आप कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसे एकदम स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए, नहीं तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस या स्टेंट रीस्टेनोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसमें स्टेंट बंद हो जाता है। वैसे ही आपको बीपी और शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है स्टेंटिंग के बाद। थर्ड पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो है कोई भी ऑपरेशन, यहाँ हालांकि दांत का ही कोई माइनर प्रोसीजर हो, कम से कम 6 महीने तक आप स्टेंटिंग के बाद नहीं करा सकते, क्योंकि आप खून पतले करने की दवाई ले रहे हैं। अगर कोई भी प्रोसीजर करना पड़ता है तो वो दवाइयाँ 5 दिन तक बंद करनी पड़ती है, जिससे आपको हार्ट अटैक का रिस्क आ सकता है। कई पेशेंट मुझे पूछते हैं स्टेंटिंग के बाद कि आपको वापस से स्टेंटिंग कब करना पड़ेगा या स्टेंट कब बंद हो जाएगा। आजकल विद मॉडर्न डे सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, जो न्यू स्टेंट्स यूज़ करते हैं उसमें एक दवाई की कोटिंग होती है जो स्टेंट बंद नहीं हो वो हेल्प करती है, और आजकल लंबे समय तक स्टेंट बंद नहीं होते और हो सकता है आपको वापस से स्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपने डॉक्टर को चेकअप कराइए। खून पतले करने की जो 2 दवाई है, वो आप 1 साल तक कम से कम खाइए, उसके बाद सिंगल एक दवाई आपको पूरी ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे एकदम बंद करना पड़ेगा। साथ ही आपके बीपी और ब्लड शुगर कंट्रोल करने से स्टेंट जनरली बंद नहीं होता है आजकल।